हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? तो सिंपली अगर हम किसी चीज़ के बारे में कोई अंदाज़ा लगाने लगे, जैसे एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता कि कौन सी साइड जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो उसमें जो है वो अनश्योर होते हैं हम कि हेड ऊपर आएगा या टेल आएगा। तो इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, चांस ऑफ अकरेंस। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी में यूज़ होती हैं। सबसे पहली है जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड इट मे टर्न अप हेड और टेल, बट वी आर नॉट श्योर विच वन ऑफ द रिजल्ट विल एक्चुअली obtained. सच एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी कॉइन को हम टास्क करेंगे लेकिन हम इस बारे में श्योर नहीं होते कि कौन सा उसकी कौन सी साइड जो आ पाएगी, हेड या टेल। तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो पहली कंडीशन है इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। इसके आउटकम एक से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे हेड और टेल है तो खाली अगर हेड होगा तो उससे काम नहीं चलेगा, इसकी दो साइडें होनी चाहिए या दो से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे हेड और टेल, या एक डाई को हम रोल करेंगे तो डाई पे 1 2 6 आता है, 1 2 3 4 5 6। तो वो उसके जो होती है वो आउटकम जो होता है वो एक से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट आउटकम इन एडवांस। दूसरी है कि ये पॉसिबल नहीं होता कि हम प्रेडिक्ट कर सकें एडवांस में कि कौन सा आउटकम जो है वो आएगा। तो हम डिस्कस करेंगे आउटकम और सैंपल स्पेस होता क्या है। आउटकम क्या होता है? तो आउटकम क्या होता है? ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम, जैसे एक डाई को रोल कर लिया या एक कॉइन को टॉस कर लिया, तो उसमें जो पॉसिबल रिजल्ट आ गया, जैसे कॉइन को टॉस कर लिया तो हेड आ गया, या डाई को रोल कर लिया तो कुछ भी 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो जो ऊपर आएगा उसको हम आउटकम बोलते हैं। इसके बाद आता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है द सेट ऑफ आउटकम ऑफ ऑल द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं, उसका जो सेट हम बना के लिखेंगे उसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे। जैसे हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? एस इज इक्वल्स टू या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। तो ये हो गया सैंपल स्पेस व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। या जब हम किसी डाई को रोल करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? व्हेन ए डाई इज रोल्ड। तो एक डाई में पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो चलिए सैंपल स्पेस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारा पहला न्यूमेरिकल है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। दो कॉइन्स को हम एक साथ टॉस कर रहे हैं। फाइंड द सैंपल स्पेस। तो आपको पता है एक जो कॉइन होता है उसका पॉसिबल आउटकम क्या होता है? या तो हेड होता है या टेल होता है। ठीक है। तो अगर दो कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो एक कॉइन का होगा हेड टेल और दूसरे कॉइन का भी हेड टेल। इनको आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले इसको इसको यानी कि हेड हेड, ये सबसे पहले ये पॉसिबल है कि दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आ सकता है। उसके बाद हेड टेल, पहले पे हेड आया दूसरे पे टेल आया, या टेल हेड, पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आया, इसके बाद टेल टेल। ये भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आ गया। तो ये बन गया इसका सैंपल स्पेस। अगर हम दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एस इज इक्वल्स टू हेड 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 टेल टेल हेड या टेल टेल। तो हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं जो कि पेपर में भी आता है। जैसे 3 कॉइन्स और टॉस साइमल्टेनियसली। हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 हेड आ रहे हैं, दोनों पे हेड और एक पे टेल। तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे।
बनाएंगे, क्या बनेगा इसका। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो एक कॉइन का आएगा हेड टेल, दूसरे का भी हेड टेल, तीसरे का भी हेड टेल। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, इसका सैम्पल स्पेस जो है वो बनेगा एस इक्वल टू हेड हेड हेड, या तो तीनों पे हेड आएगा, या 2 पे हेड 1 पे टेल एच एच टी, या 2 पे हेड 1 पे टेल, पहले पे हेड दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल। इस तरह से इसकी सैम्पल स्पेस बनेगा। तो हमें पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरह से आएगी, यानी कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो 2 हेड किस किस में है, सबसे पहले एच एच, इसमें भी 2 हेड है, 3 हेड है, लेकिन एटलीस्ट 2 तो है ही। उसके बाद ये भी आएगा एच एच टी, इसमें भी 2 हेड है, ये भी आएगा एच टी एच, क्योंकि इसमें भी 2 हेड है। टी एच टी, इसमें एक ही हेड है, ये नहीं आएगा। टी एच एच, ये भी आएगा क्योंकि इसमें भी 2 हेड है। बस 1 2 3 8 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 हेड्स कितना आ गया, 1 2 3 8 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने इसकी, ये जो सैम्पल स्पेस की बने 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ गई, 4/7 के बराबर। इसके बाद है इवेंट। तो इवेंट क्या होता है, तो इवेंट होता है द सबसेट ऑफ डिजायर्ड आउटकम फ्रॉम ए सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। एक किसी सैम्पल स्पेस से डिजायर्ड आउटकम का सबसेट जो होता है उसको हम इवेंट कहते हैं। जैसे हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसकी जो सैम्पल स्पेस है वो क्या बनती है, तो एस इज इक्वल्स टू एच 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 टी टी एच ए टी टी, ये 2 कॉइन्स को अगर साइमल्टेनियसली टॉस्ट करें तो उसकी सैम्पल स्पेस ये आएगी। लेकिन हमें डिजायर्ड चाहिए 1 टेल वाला, तो 1 टेल किस किस में है, एच टी या टी एच। तो डिजायर्ड सबसेट, सबसेट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो एच टी और टी एच है ये इसमें कंटेन कर रहा है, सैम्पल स्पेस में कंटेन कर रहा है। तो इसलिए ई जो है वो इवेंट है सैम्पल स्पेस का। तो इसके बाद इवेंट की टाइप्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहली है इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट क्या होता है, एक एम्प्टी सेट फाई, इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जैसे जब हम एक डाइस को रोल करते हैं उसका सैम्पल स्पेस बनता है एस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 8 6। तो हमें अगर बताया जाता है लेट ई बी द इवेंट ऑन द डाई एज ए मल्टीपल ऑफ 7, हमने इवेंट निकालना ई जो है वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए सैम्पल स्पेस से। तो अगर सैम्पल स्पेस में हम देखें तो 7 का मल्टीपल कोई भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी 7 का मल्टीपल नहीं है। तो इसलिए ई किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। फ्रेंड्स ये डेफिनेशन जो है ये एग्ज़ाम में आ सकती हैं, इसलिए हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद है दूसरी टाइप इवेंट की, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है, इफ़ एन इवेंट हैज़ ओनली वन सैम्पल पॉइंट ऑफ ए सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट। अगर कोई इवेंट ऐसी है जिसमें सिर्फ एक ही सैम्पल स्पेस, पूरे सैम्पल स्पेस से एक ही सैम्पल पॉइंट होता है तो उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। जैसे अगर हम एक सैम्पल स्पेस मान लेते हैं 2 कॉइन्स का टास्क किया हुआ, अगर हम 2 कॉइन्स को टास्क करेंगे तो सैम्पल स्पेस बनेगा ये। तो इसका हम एक सबसेट मान लेते हैं E1 इज इक्वल्स टू एच एच, क्योंकि हमें सिर्फ 2 हेड चाहिए। अगर हम ये डिजायर करके चले, इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का, तो E1 इज इक्वल्स टू एच एच
हमें 2 हेड चाहिए तो इसका एक सबसेट बना लेंगे हम एच एच। तो इसमें एक ही सैम्पल पॉइंट है, सिंपल पॉइंट होता है आउटकम, सिंपल पॉइंट आउटकम को कहते हैं। तो एक ही आउटकम का हमें सेट चाहिए E1 इक्वल टू एच एच, तो ये हो गया सिंपल इवेंट, ठीक है। या इसमें से और भी बन सकते हैं, जैसे E2 इज इक्वल्स टू एच एंड टी, इसके सिर्फ एक ही सैम्पल पॉइंट का जो सबसेट बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट क्या होता है, इफ़ इवेंट हैज़ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। अगर किसी इवेंट के एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट हो तो उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। जैसे हम एक ये सैम्पल स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू एच 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 टी टी एच टी टी, तो हमें ऐसा एक इवेंट चाहिए जिसमें तकरीबन एक हेड हो। तो एक हेड किस में, हेड टेल, इसमें एक हेड है और इसमें भी एक हेड है और इसमें भी एक हेड है, तो दो हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर हम वन हेड चाहते हैं, E इज इक्वल्स टू एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम, यानी एक हेड तो ज़्यादा भी हो सकते हैं उससे, तो वो कोई मसला नहीं है। इसलिए यहाँ पे इसका जो सबसेट है वो क्या आएगा, एच 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 टी एंड टी एच, टी टी नहीं आएगा क्योंकि इसमें हेड नहीं है। तो ये आ गया कंपाउंड इवेंट, क्योंकि इसमें सिंपल इवेंट में एक ही सैम्पल पॉइंट था, इसमें 3 सैम्पल पॉइंट है, तो एक से ज़्यादा आ गया, तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। तो फ्रेंड्स अभी तक जो हमने डेफिनेशंस कुछ डिस्क्राइब की, तो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ए डाई इज़ थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स, ए प्राइम नंबर विल अपीयर। हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे। एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैम्पल स्पेस किसके बराबर आएगा, एस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इन्होंने बताया ए प्राइम नंबर विल अपीयर, तो प्राइम नंबर उसका सैम्पल इवेंट क्या बनेगा, ई, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन सा है, 2 3 एंड 5, ये कितने टोटल 6 और ये 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स इन थ्रोइंग ए डाइस इज इक्वल्स टू, कितने प्राइम नंबर आए इसमें, 3 आउट ऑफ 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 इज इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी जो आ गई प्राइम नंबर विल अपीयर की 1/2 आंसर इसका। क्या इसी का दूसरा पार्ट हम कर लेते हैं। ए नंबर greater than or equals to 3 appears। एक नंबर जो कि 3 से ज़्यादा, तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 3 कितने नंबर होंगे, 3 इक्वल्स टू मतलब बराबर भी, 3 भी आएगा इसमें, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। इसलिए सैम्पल स्पेस से इवेंट क्या बनेगा, इवेंट आएगा 3 4 5 एंड 6। तो ये कितने आ गए, 4 आउट ऑफ 6। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आएगी, 4/6। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 इज इक्वल्स टू 2/3। या इस पर हम एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे ऑन थ्रोइंग ए डाइस, एक डाइस को थ्रो करने के बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन इवन नंबर विल अपीयर, इवन नंबर आना चाहिए। तो सैम्पल स्पेस जो है वो है 1 2 3 4 5 6। तो इवन नंबर की जो इवेंट आएगा वो क्या आएगा, इसमें कौन कौन सा इवन नंबर, 2 4 एंड 6। तो ये कितने, 3, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/6, या 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1/2, ठीक है। तो आई थिंक आपको डाई की प्रोबेबिलिटी निकालनी पूरी तरह से समझ आई होगी। फ्रेंड्स अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी समझ आ जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको एक और पॉइंट बताते हैं इम्पॉर्टेंट।
जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है, वो है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल इवेंट्स। अगर सारे इवेंट इकट्ठे करने हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर आएगा, वो आता है 1 के बराबर, इक्वल्स टू 1। तो कुछ न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे, वो जैसे कि दिया होगा क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा कि गिवन probability of A is equals to 3/5 and probability of B is equals to 1/5। हमें फाइंड करना है probability of A और B या probability of A and B। तो आर में और एंड में इसमें क्या फ़र्क है, प्रोबेबिलिटी में एंड और आर किसे कहते हैं। हमें पी ऑफ ए और बी निकालना है, तो आर का मतलब होता है प्लस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए कितना है 3/5, आर मीन्स प्लस, बी कितना है 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कितनी निकलेगी 3/5 प्लस 1/5, 5 कॉमन, 3 + 1 = 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल्स टू 4/5। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी में एंड का जो सिंबल है वो है मल्टीप्लाई का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 मल्टीप्लाई बाई बी 1/5, 3 × 1 3/5 × 5 25। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी किसके बराबर आ गई 3/25 के बराबर। तो एक और न्यूमेरिकल जैसे इफ़ ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/2, तो फाइंड पी आर ई आर एफ, पी ऑफ ई आर एफ। तो ये आप वीडियो को पॉज करके खुद भी निकाल सकते हैं और बाद में आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने सही निकाला या नहीं। तो पी ऑफ ई आर एफ किसके बराबर है, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है 1/4, आर मीन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 1/2। तो किसके बराबर आएगी, देखो ये अभी जो इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो ये डायरेक्ट सम नहीं होगा, इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 को 2 से, 2 1 ज़ार 2 प्लस 4 1 ज़ार 4/4 2 ज़ार 8, 4 × 6/8। तो ये ऐसे भी रख सकते हैं, या 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, ये 3/4 के बराबर भी आ सकता है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ किसके बराबर निकला 3/4 के बराबर। इसी तरह से इन्होंने दूसरा पार्ट इसका दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ई और एफ की तो हमें दी गई है, लेकिन नॉट ई एंड नॉट एफ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये इसका आंसर क्या आएगा और किस तरह से इसको निकालना है। देखिए अगर आपको याद होगा तो पहले मैंने आपको बोला कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द इवेंट्स इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अगर एक प्रोबेबिलिटी ई की है तो दूसरी नॉट ई की होगी, तो इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। और अगर 1 में से ई की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, ई की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 1 में से 1/4 माइनस कर दें तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको भी उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व करेंगे। 4 1 ज़ार 4 माइनस 1 1 1 1 ज़ार 1/4 1 ज़ार 4, तो ये आएगा 4 - 1 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो निकला वो 3/4 के बराबर निकला। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 3/4। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ किसके बराबर होगा, ये भी 1 में से माइनस हो जाएगा। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, तो 1 - 1/2, तो ये आ जाएगा
2 1 जार 2 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, 1 1 जार 1 अपॉन 2 1 जार 2, 2 में से 1 तो 1, ये आएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ कितनी आएगी 1/2। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ किसके बराबर आएगा, देखिए नॉट ई किसके बराबर निकला 3/4 की, एंड का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई, और नॉट एफ किसके बराबर निकला 1/2 के। सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जार 3/4 2 जार 8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ है ये निकल गई 3/8। तो आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बोल दें, या मेरा पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो आप व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, बगैर किसी झिझक के। तो मैं आपको समझा सकता हूँ प्रोबेबिलिटी का पूरा टॉपिक। तो थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें।